अस्सलामु अलैकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें इंसानों की फितरत, रस्म व रिवाज और बेरहमी की गहराइयों को दिखाया गया है। ये कहानी है दी लॉटरी, जो कि मशहूर मुसन्निफा शर्ली जैक्सन की तख्लीक है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या राज छुपे हैं। जून की 27 तारीख की सुबह साफ और धूप भरी थी। मुकम्मल गर्मियों के दिन की ताजगी से भरपूर। फूल खूब खिले हुए थे और घास गहरी सब्ज थी। गांव के लोग सुबह 10 बजे के करीब डाकखाने और बैंक के दरमियान वाक़े चौक में जमा होना शुरू हुए। कुछ कस्बों में लोग इतने ज़्यादा होते कि लॉटरी 2 दिनों तक चलती और उसे 26 जून से शुरू करना पड़ता। लेकिन इस गांव में, जहां सिर्फ 300 के करीब लोग थे, पूरी लॉटरी 2 घंटों से कम वक्त में ख़त्म हो जाती। इसलिए ये सुबह 10 बजे शुरू हो सकती थी और दोपहर के खाने के वक्त ख़त्म हो जाती। सबसे पहले बच्चे जमा होते थे। जाहिर है गर्मियों की छुट्टियां हाल ही में शुरू हुई थीं और आज़ादी का एहसास इन पर अभी पूरी तरह तारी नहीं हुआ था। वो पहले कुछ देर चुपचाप एक जगह जमा रहते, फिर शोर मचाने वाले खेल में लग जाते। इनकी बातें अभी भी क्लासरूम, उस्ताद, किताबों और डांट टपट के बारे में होती थी। बॉबी मार्टिन ने पहले ही अपनी जेबें पत्थरों से भर ली थीं और दूसरे लड़कों ने जल्द ही उसकी पैरवी की। सबसे हमवार और गोल पत्थर चुनते हुए बॉबी, पेरी जॉन और डिकी डेला क्रोइक्स, जिसे गांव वाले डेला क्रोइक कहा करते थे, ने चौक के एक कोने में पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर बना लिया और दूसरे लड़कों के हमलों से इसकी हिफाजत करने लगे। लड़कियां एक तरफ खड़ी आपस में बातें कर रही थीं, लड़कों की तरफ देखते हुए। छोटे बच्चे धूल में लौटते या फिर अपने बड़े बहन भाइयों का हाथ थामे खड़े थे। थोड़ी देर बाद मर्द भी जमा शुरू हुए। उन्होंने अपने बच्चों को देखा, फसलें, बारिश, ट्रैक्टर और टैक्स के बारे में बात की। वो पत्थरों के ढेर से दूर खड़े हुए। इनके मजाक धीमे और मुस्कुराहटें हल्की थीं। औरतें, जिन्होंने बोसीदा घरेलू लिबास और स्वेटर पहन रखे थे, अपने मर्दों के बाद आईं। वो एक दूसरे को सलाम करती और हल्की फुल्की बातें करती हुई अपने शौहरों के साथ खड़ी हो जाती। जल्द ही औरतों ने अपने बच्चों को आवाज़ें देना शुरू कर दी और बच्चे धीरे धीरे आकर अपनी जगह पर खड़े हो गए। बॉबी मार्टिन अपनी माँ के हाथ से बचकर निकलकर पत्थरों के ढेर की तरफ दौड़ गया, हंसता हुआ। उसके वालिद ने सख्ती से आवाज़ दी और बॉबी फौरन वापस आया और अपने वालिद और बड़े भाई के दरमियान खड़ा हो गया। लॉटरी का इंतज़ाम मिस्टर समर्स करते थे, जैसा कि चौक में डांस, नौजवानों के क्लब और हेलोवीन प्रोग्राम का। मिस्टर समर्स एक गोल चेहरे वाले खुश मिजाज आदमी थे जो कोयले के कारोबार के मालिक थे, और लोगों को इन पर अफसोस था क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनकी बीवी एक सख्त मिजाज औरत थी। जब वो चौक में पहुंचे एक स्याह लकड़ी के डब्बे के साथ, तो गांव वालों में सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने हाथ हिलाया और आवाज़ दी, आज थोड़ा लेट हो गया दोस्तों। डाकखाने के मालिक मिस्टर गियोर्स उनके पीछे थे, एक 3 टांगों वाली स्टूल उठाए हुए। स्टूल चौक के बीच में रखा गया और मिस्टर समर्स ने स्याह डब्बा इस पर रख दिया। गांव वाले फासले पर खड़े रहे, स्टूल और अपने दरमियान जगह छोड़कर। जब मिस्टर समर्स ने कहा, कोई दोस्त मेरी मदद करना चाहेगा, तो एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर मिस्टर मार्टिन और उनके बड़े बेटे बैक्स्टर आगे बढ़े और डब्बे को स्टूल पर संभाला, जबकि मिस्टर समर्स इसमें मौजूद कागजात को हिलाने लगे। लॉटरी के लिए असल सामान कब का खो चुका था और स्याह डब्बा जो अब स्टूल पर रखा था, इस वक्त से इस्तेमाल में था जब ओल्ड मैन वार्नर, जो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी था, पैदा भी नहीं हुआ था। मिस्टर समर्स अक्सर गांव वालों से एक नया डब्बा बनाने की बात करते, लेकिन कोई भी इस रिवायत को छेड़ना नहीं चाहता था जो इस स्याह डब्बे की नुमाइंदगी करती थी। कहा जाता था कि मौजूदा डब्बा पिछले डब्बे के कुछ हिस्सों से बनाया गया था, वही डब्बा जो इस वक्त बनाया गया था जब यहाँ पहले लोग आकर बसे थे। हर साल लॉटरी के बाद मिस्टर समर्स नए डब्बे की बात छेड़ते, लेकिन हर साल ये मौजू बगैर किसी इक़दाम के खुद ही ख़त्म हो जाता था। स्याह डब्बा हर साल मज़ीद ख़राब होता जा रहा था। अब ये मुकम्मल तौर पर स्याह नहीं रहा था, बल्कि एक तरफ से इतना टूट फूट चुका था कि असल लकड़ी का रंग नज़र आता था और कुछ जगहों पर रंग मध्यम या दागदार भी हो चुका था। मिस्टर मार्टिन और इनके बड़े बेटे बैक्स्टर ने स्याह डब्बे को मजबूती से स्टूल पर थामे रखा, जब तक कि मिस्टर समर्स ने अपने हाथ से कागजात को अच्छी तरह से हिला ना लिया। चूंकि रस्म के ज़्यादातर हिस्से भुला दिए गए थे या ख़त्म हो चुके थे, मिस्टर समर्स ने लकड़ी के टुकड़ों की बजाय कागज़ के पर्चियां इस्तेमाल करने का इंतज़ाम किया था।
मिस्टर समर्स ने दलील दी थी कि लकड़ी के टुकड़े सब ठीक थे जब गांव बहुत छोटा था, लेकिन अब जब आबादी 300 से ज़्यादा हो चुकी है तो और बढ़ने की तवक्का थी, तो कुछ ऐसा इस्तेमाल करना ज़रूरी था जो स्याह डब्बे में आसानी से समा सके। लॉटरी से एक रात पहले मिस्टर समर्स और मिस्टर ग्रेवर्स ने कागजात की पर्चियां बनाई और उन्हें डब्बे में डाल दिया। फिर इसे मिस्टर समर्स की कोयले की कंपनी के सेफ में बंद कर दिया गया, जहां अगली सुबह इसे चौक में लेकर जाया गया। साल के बाकी वक्त में डब्बा मुख्तलिफ जगहों पर रखा जाता, कभी मिस्टर ग्रेवर्स के खेत में, कभी डाकखाने में और कभी मार्टिन की ग्रोसरी की दुकान में किसी शेल्फ पर छोड़ दिया जाता। लॉटरी शुरू करने से पहले बहुत सी तैयारियां करना होती थीं। ख़ानदान के सरबराहों, हर ख़ानदान के घरेलू सरबराहों और हर ख़ानदान के अफराद की फहरिस्त बनाना होती थी। मिस्टर समर्स को लॉटरी के एहलकार की हैसियत से डाकखाने के मालिक से बाकायदा हल्फ दिलाया जाता था। किसी वक्त लोग याद करते थे कि एक रस्मी तिलावत होती थी जो लॉटरी का एहलकार हर साल करता था, एक बेसुरा बेजार कुन गीत जो रस्मी तौर पर गाया जाता था। कुछ लोगों का मानना था कि एहलकार को मखसूस अंदाज में खड़े होकर ये कहना होता था, जबकि दूसरे कहते थे कि वो लोगों के दरमियान चलते हुए गाता था, लेकिन कई साल पहले ये रस्म ख़त्म कर दी गई थी। इसी तरह एक रस्मी सलाम भी होता था जो एहलकार को हर इस शख्स को देना होता था जो डब्बे से पर्ची निकालने आता था, लेकिन ये भी वक्त के साथ बदल गया और अब ये काफ़ी समझा जाता था कि एहलकार हर आने वाले से बस बात कर ले। मिस्टर समर्स इन सब कामों में बहुत अच्छे थे। अपनी साफ सफ़ेद कमीज़ और नीली जीन्स में एक हाथ स्याह डब्बे पर रखे हुए वो बात करते हुए नहायत मुनासिब और अहम नज़र आते थे। जैसे ही मिस्टर समर्स ने बात करना ख़त्म किया और गांव वालों की तरफ मुड़े, मिसेस हचिंसन तेज़ी से चौक की तरफ आती दिखाई दी। इनका स्वेटर कंधों पर पड़ा हुआ था और वो भीड़ के पीछे अपनी जगह लेने के लिए खिसक गईं। बिल्कुल भूल ही गई कि आज कौन सा दिन है, उन्होंने मिसेस डेलाक्रूज़ से कहा जो उनके पास खड़ी थी, और दोनों आहिस्ता से हंस पड़ी। मुझे लगा मेरा शौहर पीछे लकड़ियां जमा कर रहा है, मिसेस हचिंसन ने कहा। फिर मैंने खिड़की से बाहर देखा, बच्चे गायब थे और तब मुझे याद आया कि आज 27 तारीख है और मैं दौड़ती हुई आई। उन्होंने अपने एप्रन से अपने हाथ साफ किए और मिसेस डेलाक्रूज़ से कहा, तुम वक्त पर पहुंच गई, अभी वो ऊपर बातों में लगे हुए हैं। मिसेस हचिंसन ने भीड़ में से गर्दन ऊंची करके अपने शौहर और बच्चों को अगली कतार के करीब खड़े हुए देखा। उन्होंने मिसेस डेलाक्रूज़ को बाजू पर हल्के से हाथ मारकर अलविदा कहा और भीड़ के दरमियान से रास्ता बनाने लगी। लोग खुशदिली से एक तरफ हट गए ताकि वो गुजर सकें। 2-3 लोगों ने इतनी बुलंद आवाज़ में कहा कि भीड़ के दूसरी तरफ तक सुनाई दे, ये रही तुम्हारी मिसेस हचिंसन, और बिल ये आखिरकार पहुंच ही गई। मिसेस हचिंसन अपने शौहर तक पहुंची तो मिस्टर समर्स जो इनके इंतजार में थे खुशदिली से बोले, लगा कि हमें तुम्हारे बगैर ही काम चलाना पड़ेगा टेसी। मिसेस हचिंसन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चाहोगे कि मैं अपने बर्तन सिंक में ही छोड़ाऊं जो? और मजमे में धीमी हंसी की लहर दौड़ गई, जबकि लोग उनके आने के बाद अपनी जगहों पर वापस जाने लगे। अच्छा, मिस्टर समर्स ने संजीदगी से कहा, शायद हमें शुरू कर देना चाहिए ताकि जल्द ख़त्म हो और हम अपने काम पर वापस जा सकें। क्या कोई गैर हाजिर है? डंबर, कई लोगों ने कहा। मिस्टर समर्स ने अपनी फॉरेस्ट देखी। क्लाइड डंबर, उन्होंने कहा, ये ठीक है, उसकी टांग टूट गई है ना? इसके लिए कौन पर्ची निकालेगा? मेरा ख्याल है, एक खातून ने कहा, और मिस्टर समर्स ने उनकी तरफ देखा। बीवी अपने शौहर के लिए निकालती है, मिस्टर समर्स ने कहा। क्या तुम्हारा कोई बड़ा बेटा नहीं जो ये कर सके जेनी? हालांकि मिस्टर समर्स और गांव के बाकी लोग इस सवाल का जवाब बखूबी जानते थे, लेकिन लॉटरी के एहलकार का ये फ़र्ज़ था कि वो ये सवाल रस्मी तौर पर करे। मिस्टर समर्स ने एक दिलचस्पी भरी नज़रों से के साथ इंतज़ार किया जब तक कि मिसेस डंबर ने जवाब ना दिया। मिस्टर समर्स ने एक दिलचस्पी भरी नज़रों के साथ इंतज़ार किया जब तक कि मिसेस डंबर ने जवाब ना दिया। बोरिस अभी 16 साल का भी नहीं हुआ, मिसेस डंबर ने अफसोस से कहा। लगता है कि मुझे इस साल बूढ़े आदमी की जगह लेना पड़ेगी। ठीक है, मिस्टर समर्स ने कहा। उन्होंने अपने पास मौजूद फॉरेस्ट में से नोट किया। फिर उन्होंने पूछा, वॉटसन निकाल रहा है ना इस साल? भीड़ में से एक लंबे कद का लड़का बोला, यहाँ, इसने कहा, मैं अपनी मोहर अपने लिए निकाल रहा हूँ। उसने नर्वस अंदाज में पलकें झपकाईं और सर झुका लिया, जबकि भीड़ में कई लोगों ने कहा, शानदार लड़का जैक, और अच्छा लगा कि तुम्हारी माँ के पास ये करने के लिए कोई है। ठीक है, मिस्टर समर्स ने कहा, लगता है सब पहुंच गए हैं। ओल्ड मैन वार्नर आया?
यहाँ एक और आवाज़ आई और मिस्टर समर्स ने सर हिला दिया। एक दम से भीड़ पर खामोशी छा गई जब मिस्टर समर्स ने गला साफ किया और फॉरेस्ट को देखा। सब तैयार हैं? उन्होंने पुकारा। अब मैं नाम पढ़ूंगा, पहले खानदान के सरबराह और मर्द आएंगे और डब्बे से एक पर्ची निकालेंगे। पर्ची को हाथ में बंद रखें और उसे ना देखें जब तक कि सबकी बारी ना हो जाए। सबको समझ आ गई? लोगों ने ये रस्म इतनी बार की थी कि वो हिदायत को आधे दिल से सुनते थे। ज़्यादातर लोग खामोश थे, अपने होंठ तर कर रहे थे और इधर उधर नहीं देख रहे थे। तब मिस्टर समर्स ने अपना एक हाथ बुलंद किया और कहा, एडम्स। एक आदमी भीड़ से निकलकर आगे बढ़ा। हेलो स्टीव, मिस्टर समर्स ने कहा और मिस्टर एडम्स ने जवाब दिया, हेलो जो। दोनों ने एक दूसरे को बगैर जज्बात के और घबराहट से मुस्कुराया। फिर मिस्टर एडम्स ने स्याह डब्बे में हाथ डालकर एक तयशुदा पर्ची निकाली। इसने इसे एक कोने से मजबूती से पकड़ा और जल्दी से अपने खानदान से थोड़ा अलग खड़े होकर भीड़ में वापस चला गया, अपने हाथ की तरफ देखे बगैर। एलन, मिस्टर समर्स ने कहा, एंडरसन, बेंथम, ऐसा लगता है कि लॉटरीज के दरमियान अब वक्त बिल्कुल नहीं बचता। मिसेस डेलाक्रेस ने पीछे की कतार में मिसेस ग्रेयर से कहा, ऐसा लगता है जैसे पिछली लॉटरी अभी पिछले हफ्ते ही खत्म हुई हो। वक्त वाकई तेजी से गुजरता है, मिसेस ग्रेयर ने कहा। क्लार्क, डेलाक्रेस, मिस्टर समर्स फिर बोले। वो रहा मेरा शौहर, मिसेस डेलाक्रेस ने कहा। उन्होंने सांस रोक ली जब उनके शौहर आगे बढ़े। डंबर, मिस्टर समर्स ने कहा और मिसेस डंबर इत्मीनान से डब्बे की तरफ बढ़ी, जबकि एक औरत ने कहा, जाओ जेनी, और दूसरी ने कहा, ये रही वो। हमारी बारी अगली है, मिसेस ग्रेव्स ने कहा। वो देख रही थी जब मिस्टर ग्रेव्स डब्बे के किनारे से आए। संजीदगी से मिस्टर समर को सलाम किया और डब्बे से एक पर्ची निकाली। अब तक भीड़ में बहुत से मर्द छोटी तयशुदा पर्चियों को अपने बड़े हाथों में पकड़े हुए थे, उन्हें नर्वस अंदाज में पलटते हुए। मिसेस डंबर और इनके दो बेटे एक साथ खड़े थे। मिसेस डंबर पर्ची पकड़े हुए थीं। हार्बर्ट, हचिनसन, जाओ बिल, मिसेस हचिनसन ने कहा और उनके करीब मौजूद लोग हंस पड़े। जॉन्स, कहते हैं कि शुमाली गांव में लोग लॉटरी को ख़त्म करने के बारे में बात कर रहे हैं, मिस्टर एडम्स ने ओल्ड मैन वार्नर से कहा जो उनके साथ खड़े थे। ओल्ड मैन वार्नर ने गुस्से से कहा, पागलों का टोला, नौजवानों की सुनते हैं, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगली बात तुम देखोगे, वो गारों में रहने की बात करेंगे, कोई काम नहीं करेगा, बस वैसे ही जिंदगी गुजारेंगे। एक कहावत हुआ करती थी, जून में लॉटरी, मकई होगी भारी। अगली बार तुम देखोगे ये सब चिकवेड और बलूत खा रहे होंगे। लॉटरी हमेशा से रही है, उन्होंने झिझिलाकर कहा। यह भी बुरा लगता है कि जो समर्स वहां ऊपर खड़े होकर सबके साथ मजाक कर रहा है। ओल्ड मैन वार्नर गुस्से में बोल रहा था। कुछ जगहों ने पहली लॉटरीज छोड़ दी हैं, मिसेस एडम ने कहा। बस मसाइल पैदा होते हैं इससे, ओल्ड मैन वार्नर ने जोर से कहा। पागल नौजवानों का ग्रोह। मार्टिन और बॉबी मार्टिन ने देखा कि उनके वालिद आगे बढ़े। ओवरडाइक, पर्सी, काश वो जल्दी करें, मिसेस डंबर ने अपने बेटे से कहा। वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, इनके बेटे ने कहा। तैयार रहना और जाओ अपने वालिद को बताना, मिसेस डंबर ने कहा। मिस्टर समर्स ने अपना नाम पुकारा और फिर बाकायदगी से आगे बढ़कर डब्बे से एक पर्ची निकाली। फिर उन्होंने कहा, वार्नर, 77 साल से मैं लॉटरी में हूँ, ओल्ड मैन वार्नर ने कहा जब वो भीड़ में से गुजरे। 77वां मौका। वॉटसन, लंबा लड़का भीड़ में से अजीब से अंदाज में गुजरा। किसी ने कहा, घबराओ मत जैक, और मिस्टर समर्स ने कहा, अपना वक्त लो बेटे। ज़ेनैनी। इसके बाद एक लंबी खामोशी छा गई, एक बेचैन खामोशी, जब तक कि मिस्टर समर्स ने अपनी पर्ची हवा में उठाकर कहा, ठीक है साथियों। एक लम्हे के लिए कोई हरकत नहीं हुई, फिर सब पर्चियां खोली गईं। अचानक तमाम औरतें एक साथ बोलने लगीं, कहती हुई, ये कौन है, किसके पास है, क्या ये डब्बर है, क्या ये वॉटसन है। फिर आवाज़ें कहने लगीं, यह हचिनसन है, ये बिल है, बिल हचिनसन के पास है। जाओ अपने वालिद को बताओ, मिसेस डंबर ने अपने बड़े बेटे से कहा। लोग हचिनसन को देखने के लिए इधर उधर हटने लगे। बिल हचिनसन खामोश खड़े थे, अपने हाथ में पर्ची को घूरते हुए। अचानक टेसी हचिनसन ने मिस्टर समर को आवाज़ दी, आपने इन्हें अपनी मर्जी की कोई पर्ची लेने का वक्त ही नहीं दिया। मैंने देखा, ये ठीक नहीं था। अच्छा रवैया रखो टेसी, मिसेस डेलाक्रेस ने कहा, और मिसेस ग्रेव्स ने कहा, हम सब ने एक ही चांस लिया था। चुप रहो टेसी, बिल हचिनसन ने कहा। ठीक है,
सब लोग, मिस्टर समर्स ने कहा, ये काम काफ़ी जल्दी हो गया और अब हमें थोड़ा और जल्दी करना होगा ताकि वक्त पर ख़त्म कर सकें। उन्होंने अपनी अगली फॉरेस्ट देखना शुरू कर दी। बिल, उन्होंने कहा, तुम हचिंसन ख़ानदान के लिए निकालो। क्या हचिंसन में कोई और ख़ानदान है? डॉन और एवा हैं, मिसेस हचिंसन चिल्लाईं। इन्हें भी अपनी किस्मत आजमाने दो। बेटियां अपने शौहरों के ख़ानदानों के साथ निकलती हैं टेसी, मिस्टर समर्स ने नरमी से कहा। ये बात तुम भी सबकी तरह जानती हो। ये ठीक नहीं था, टेसी ने कहा। शायद ठीक नहीं, जो, बिल हचिंसन ने अफसोस से कहा। मेरी बेटी अपने शौहर के ख़ानदान के साथ निकलती है, ये तो इंसाफ की बात है, और मेरे पास बच्चों के अलावा और कोई ख़ानदान नहीं है। फिर ख़ानदान के लिए निकालने के हवाले से ये तुम हो, मिस्टर समर्स ने वजाहत करते हुए कहा, और घरेलू अफराद के लिए निकालने के हवाले से भी ये तुम हो, ठीक है? ठीक, बिल हचिंसन ने कहा। कितने बच्चे हैं बिल? मिस्टर समर्स ने रस्मी अंदाज में पूछा। 3, बिल हचिंसन ने कहा। बिल जूनियर, नैन्सी और छोटे डेव, और टेसी और मैं। ठीक है, मिस्टर समर्स ने कहा। हैरी, क्या तुमने इनकी पर्चियां वापस ले ली हैं? मिस्टर समर्स बोले। मिस्टर गियोर्स ने सर हिलाया और पर्चियों को ऊपर उठाया। फिर इन्हें डब्बे में डाल दो, मिस्टर समर्स ने हिदायत दी। बिल की पर्ची लेकर इसे भी डाल दो। मेरा ख्याल है कि हमें दोबारा शुरू करना चाहिए, मिसेस हचिंसन ने जितनी नरमी से बोल सकती थी कहा। मैं कहती हूँ कि यह ठीक नहीं था, तुमने इसे सही से चुनने का वक्त नहीं दिया। सब ने देखा। मिस्टर गियोर्स ने 5 पर्चियां मुंतखब की और उन्हें डब्बे में डाल दिया, और बाकी तमाम पर्चियां ज़मीन पर गिरा दी, जहां हवा ने उन्हें उठा लिया। सुने सब लोग, मिसेस हचिंसन ने अपने इर्द गिर्द लोगों में मौजूद लोगों से कहा। तैयार हो बिल? मिस्टर समर्स ने पूछा, और बिल हचिंसन ने अपनी बीवी और बच्चों पर एक तेज नज़र डालकर सर हिला दिया। याद रखो, पर्चियां निकालो और इन्हें खोलने से पहले फोल्ड रहने दो, जब तक कि हर शख्स अपनी पर्ची ना ले ले। हैरी, तुम छोटे डेव की मदद करो, मिस्टर समर्स ने कहा। मिस्टर गियोर्स ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, जो खुशी से उनके साथ डब्बे की तरफ आया। डब्बे से एक पर्ची निकालो डेव, मिस्टर समर्स ने कहा। डेव ने अपना हाथ डब्बे में डाला और हंसने लगा। सिर्फ एक पर्ची निकालो। हैरी, इसे पकड़ो, मिस्टर समर्स ने कहा। मिस्टर गियोर्स ने बच्चे के हाथ से पर्ची निकाली और उसे पकड़ लिया, जबकि छोटा डेव इनकी तरफ हैरत से देखता रहा। अब नैन्सी, मिस्टर समर्स बोले। नैन्सी 12 साल की थी और उसकी स्कूल की सहेलियां गहरी सांसें ले रही थीं जब वो आगे बढ़कर हल्के से अंदाज में एक पर्ची निकालती है। बिल जूनियर, मिस्टर समर्स बोले, और बिल, जिसका चेहरा सुर्ख और पाँव बहुत बड़े थे, तकरीबन डब्बा गिरा ही देता जब वो एक पर्ची निकालता है। टेसी, मिस्टर समर्स ने कहा। वो एक लम्हे के लिए हिचकिचाई, इर्द गिर्द चैलेंजिंग अंदाज में देखते हुए, फिर अपने होंठ सख्त किए और डब्बे की तरफ गईं। उन्होंने एक पर्ची खींची और इसे अपने पीछे रखा। बिल, मिस्टर समर्स ने कहा, और बिल हचिंसन ने डब्बे में हाथ डाला। आखिरकार एक पर्ची के साथ अपना हाथ बाहर निकाला। भीड़ खामोश हो गई। एक लड़की ने सरगोशी की। मुझे उम्मीद है कि ये नैन्सी नहीं है, और सरगोशी की आवाज़ भीड़ के किनारों तक पहुंच गई। ये वो तरीका नहीं रहा जो पहले हुआ करता था, ओल्ड मैन वार्नर ने साफ कहा। लोग वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, पर्चियां खोलो। हैरी, तुम डेव की खोलो, मिस्टर समर्स ने कहा। मिस्टर गियोर्स ने पर्ची खोली, और जब उसने उसे ऊपर उठाया और सबने देखा कि वो खाली है, तो भीड़ में एक अमूमी सांस ली गई। नैन्सी और बिल जूनियर ने एक ही वक्त में अपनी पर्चियां खोली, और दोनों ने मुस्कुराकर हंसते हुए अपनी पर्चियां भीड़ को दिखाईं। टेसी, मिस्टर समर्स ने कहा, और एक तौक़ुफ़ हुआ। फिर मिस्टर समर्स ने बिल हचिंसन की तरफ देखा, और बिल ने अपनी पर्ची खोलकर दिखाई। वो खाली थी। ये टेसी है, मिस्टर समर्स ने कहा, और इनकी आवाज़ धीमी हो गई। हमें उसकी पर्ची दिखाओ बिल। बिल हचिंसन अपनी बीवी के पास गया और उसके हाथ से पर्ची ज़बरदस्ती निकाली। इस पर एक स्याह धब्बा था, वही स्याह धब्बा जो मिस्टर समर्स ने गुज़िश्ता रात कोयले के दफ्तर में भारी पेंसिल से बनाया था। बिल हचिंसन ने इसे ऊपर उठाया और भीड़ में हलचल सी मच गई। ठीक है दोस्तों, आओ जल्दी ख़त्म करें, मिस्टर समर्स ने कहा। अगरचे गांव वालों ने रस्म को भुला दिया था और असल स्याह डब्बा खो दिया था, लेकिन वो पत्थर इस्तेमाल करने को अब भी याद रखते थे। वो पत्थरों का ढेर जो लड़कों ने पहले बनाया था तैयार था। ज़मीन पर पत्थर थे, जिनके साथ हवा में उड़ते हुए कागज़ के टुकड़े थे जो डब्बे से निकले थे। मिसेस डेला क्रिस ने एक पत्थर मुंतखब किया जो इतना बड़ा था कि उसे दोनों हाथों से उठाना पड़ा, और वो मिसेस डंबर की तरफ मुड़ी। चलो, उन्होंने कहा, जल्दी करो। मिसेस डंबर के दोनों हाथों में छोटे पत्थर थे और उन्होंने कहा, सांस फूलते हुए, मैं बिल्कुल नहीं दौड़ सकती,
तुम्हें आगे बढ़ना होगा, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ। बच्चे पहले ही पत्थर लिए हुए थे और किसी ने छोटे डेव हचिनसन को चंद कंकड़ दे दिए। टेसी हचिनसन अब तक एक साफ जगह के मरकज में थी और वो अपनी बाहें मायूसी के आलम में बाहर फैलाए हुए थी। जैसे ही गांव वाले उसकी तरफ बढ़ने लगे, ये इंसाफ नहीं है, उसने कहा। एक पत्थर उसके सर के पहलू पर लगा। ओल्ड मैन वार्नर कह रहा था, चलो चलो सब लोग। स्टीव एडम्स गांव वालों की भीड़ के आगे था और मिसेस ग्रीव्स इसके साथ खड़ी थी। ये इंसाफ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, मिसेस हचिनसन ने चीख कर कहा और फिर वो सब इस पर टूट पड़े। तो दोस्तों, ये थी शर्ली जैक्सन की द लॉटरी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें इंसानों के अंधे रस्मों रिवाज और उनके असरात पर गौर करने की दावत देती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं दोबारा किसी नई और दिलचस्प कहानी के साथ। खुदा हाफिज।